हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं सॉइल के आगे के पार्ट की। लास्ट जो लेक्चर था उसमें अपन ने डिटेल से डिस्कस किया था सॉइल प्रोफाइल को, यानी कि मृदा परिच्छेदिका को। आज बात करने वाले हैं मृदा का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ सिंपली एक शब्द लिया गया है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण, इस मृदा निर्माण के अगर बात की जाए कौन कौन से स्टेज इस निर्माण में सम्मिलित किए जाते हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मृदा का निर्माण होता है जो आपका लावा। देखिए यहाँ पे इसको अच्छे से समझेंगे। आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी। वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ज्वालामुखी जो है इस ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं, इसका उत्पाद होता है लावा। नाम सुना होगा आपने, लावा, जिसको आप मैग्मा बोलते हैं। ओके, इस लावे का अगर बात करें तो ये आपका किस अवस्था में होता है, ये गर्म होता है। गर्म होता है और गर्म होने के साथ साथ ये तरल भी होता है। ओके, जब ये ठंडा होगा तो इसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम हो रहा है और इसके साथ ही इसका जो रूप है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये संरचना बनती है आपकी, इसको बोला जाता है चट्टान। अभी आपने देखा कि चट्टान क्या है। तो ज्वालामुखी का जो गर्म और तरल पदार्थ जिसको आप लावा बोल रहे हैं, इससे एक ठोस संरचना बनती है और ठोस संरचना आपकी क्या है, चट्टान है। क्लियर। अब देखिए इस चट्टान में आपके एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है आपका अपक्षय। इसको बोल रहे हैं आप अपक्षय। ठीक है, इस अपक्षय की बात कर रहे हैं तो ये आपके तीनों रूपों में हो सकता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। ये तीनों तरीके से इसका क्या होगा, अपक्षय होगा। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अपक्षय का मतलब क्या होता है, टूटना। इस टूटने से एक उत्पाद बनेगा और उस उत्पाद को बोला जाता है आपका रिगोलित। ओके, इसको क्या बोला जा रहा है, रिगोलित। तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से अपक्षय हो रहा है और इस अपक्षय की बात कर रहे हैं भौतिक रूप से, यानी कि फिजिकल रूप से चट्टानें आपस में टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है। उसके बाद में इसके संगठन में रासायनिक परिवर्तन होता है और साथ ही इनके जैविक गुणों में भी बदलाव आ जाता है। तो इससे फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है रिगोलित। इस रिगोलित से यहाँ पे देखिए, इस रिगोलित से क्या बनेगी, मृदा बनेगी। इस रिगोलित से मृदा बनेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ कारक काम करेंगे जो इसको यहां से यहां में ट्रांसफर करेंगे और वो होते हैं मृदा निर्माणकारी कारक। निर्माणकारी कारक। और आज इस लेक्चर में इसी चीज को अपन समझने वाले हैं कि रिगोलित पे ऐसे कौन से कारक काम करते हैं जिनसे क्या बनती है, फाइनल प्रोडक्ट मृदा बनती है। और इस मृदा का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए कई सारे कारक होते हैं जिनका नाम लिखा गया है यहाँ पे, मृदा निर्माणकारी कारक। तो पहली चीज तो आपसे यही पूछी जाती है कि मृदा निर्माणकारी कारक ही किसका निर्माण करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहां ज्वालामुखी का जो लावा होता है इसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और ये खनिज ही कहां पे आ जाएंगे, यहाँ पे मृदा में उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये सारी साइकिल आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे लावा में जो खनिज है वही मृदा में उपस्थित रहेंगे और आपको पता है कि मृदा का जो संगठन होता है उसमें 45% क्या होते हैं, खनिज ही होते हैं। ये खनिज कहाँ से आए हैं, मृदा का जो निर्माण हुआ है उस लावे से, इससे आपकी चट्टानें बनी हैं, इनका अपक्षय हुआ है। अब देखिए यहाँ ये जो अपक्षय हो रहा है ये भौतिक, रासायनिक और जैविक तरीके से हो रहा है। तो इसमें कुछ बदलाव आ जाएगा। हालांकि बदलाव यहाँ पे स्वाभाविक है क्योंकि ये सारी चीजें आपके कई प्रक्रमों से गुजर रही है, तो कुछ बदलाव स्वाभाविक है। लेकिन अल्टीमेट यहाँ पे जो खनिज था वही यहाँ पे मृदा में पाया जाएगा।
अब यहाँ देखिए, चट्टान जो थी वो ठोस रूप में थी, इनका क्या हो रहा है, विच्छेदन हो रहा है, या आपस से, इसको वेदरिंग बोलते हैं, और ये रिगोलित बनता है। इस रिगोलित पे कई सारे ये कारक काम करेंगे, और जिस प्रकार की मृदाएं बनेगी वो डिपेंड करता है कि इस पे कौन सा कारक ज्यादा प्रभावी था, कौन सा कारक ज्यादा प्रभावी था। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना जरूरी जो है वो पॉइंट है आपके मृदा निर्माणकारी कारक। मृदा निर्माणकारी निर्माणकारी कारक, ये कारक अगर अपन इसको देखें, इन कारकों की अगर बात की, तो ये कारक क्या होते हैं, ये ऐसे आपके कुछ चीजें होती है जो कारकों के कारण परिवर्तन हो जाती है। तो देखिए, ये कारक जो है यहाँ पे सबसे पहले जो बताए जेनी ने। देखिए, जेनी नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1941 में इन कारकों के बारे में बताया, और उन्होंने एक इक्वेशन दी, एक समीकरण दिया, और उन समीकरण के माध्यम से इन कारकों की व्याख्या की। देखिए, यहाँ पे मृदा का निर्माण यानी कि सोइल, और एफ का मतलब है फॉर्मेशन, और यहाँ पे इस टाइप से आपको समझना है। देखिएगा, इसमें कई सारे कारक हैं, ये सारे के सारे कारक उन्होंने दिए हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया कि इसका मतलब है मृदा, इसका मतलब क्या है, मृदा बोल सकते हैं, या प्रोफाइल बोल सकते हैं, मृदा प्रोफाइल बोल सकते हैं, और इसका मतलब है कारक। इसका मतलब क्या है, कारक। और उन कारकों की बात करते हैं, Cl का मतलब उन्होंने बताया जलवायु। ठीक है, B का मतलब बताया उन्होंने जैव मंडल। क्या बताया, जैव मंडल। P की बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया पैतृक पदार्थ। ठीक है, इसका नाम क्या दिया, पैतृक पदार्थ। R की बात करते हैं, इसको बताया उन्होंने ढलान, या बोल सकते हैं स्थलाकृति, स्थलाकृति। ओके, और टी का मतलब उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वो बताया समय। तो यहां पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मृदा का जो परिच्छेदिका है, किसकी बात कर रहे हैं, परिच्छेदिका का जो निर्माण हो रहा है, इस परिच्छेदिका के निर्माण में कई सारे कारक हैं, और इन कारकों का नाम दिया गया है आपके मृदा निर्माणकारी कारक। ठीक है, और ये कारक कौन कौन से हैं, यहाँ पे कारक आपको दिख रहे हैं, आसानी से आप देख पा रहे हैं कि कारक की बात कर रहे हैं। सबसे पहला कारक है आपका जलवायु, इसके बाद में बात कर रहे हैं जैव मंडल, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। ये उन्होंने सबसे पहले बताया। उन्होंने बताया कि जो रिगोलित होता है, जो पैतृक पदार्थ आप बोल रहे हैं, या रिगोलित का मतलब आप उससे रिलेटेड कर रहे हैं कि जिससे मृदा का निर्माण होगा, किस पे काम करते हैं ये सारे के सारे कारक, ये सारे कारक काम करते हैं रिगोलित पे। देखिए, यहाँ पे जो रिगोलित है वही कच्चा पदार्थ है, और इस रिगोलित पे सारे के सारे मृदा निर्माणकारी कारक का करते हैं, कार्य करते हैं, और इस कार्य के फलस्वरूप ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल उत्पाद जो बनता है, वो बनता है मृदा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेंगे, इस चीज को ये समझेंगे कि इसमें कौन कौन से कारक यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपने इसको इस प्रकार से लिखा है कि जो मृदा का निर्माण है, सोइल का फॉर्मेशन है, इसको आपने इस प्रकार से लिखा है, ये सारे के सारे कारक आपने देखे हैं। कौन से का अर्थ क्या होता है ये अपन ने बात कर ली है। अब देखिए, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मृदा का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है, मृदा परिच्छेदिका। मृदा का क्या है, परिच्छेदिका है, और इस पे ये सारे के सारे कारक काम करेंगे, तभी आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मृदा बनेगा। ठीक है,
तो इसमें जो अर्थ से बात कर रहे हैं, Cl का मतलब जलवायु जो लिया है, B का मतलब जैव मंडल लिया है, P का मतलब पेरेंट मटेरियल यानी कि पैतृक पदार्थ लिया है, R का मतलब रिलीफ और T का मतलब टाइम। तो ये सारे के सारे कारक आपके काम करेंगे और जितना ज्यादा प्रभावी रहेगा वही कारक इसमें सबसे मैन माना जाएगा। ये चीज किसने बताई? जेनी ने। ठीक है, अब देखिए जेनी ने अपन बात करें, जेनी के बाद में एक साइंटिस्ट थे आपके जिनका नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, जोफे। ये 19 आपके 47 की बात कर रहे हैं, तो 1947 की बात करें या 1949 की बात करें तो इस पीरियड में उन्होंने इन कारकों को, जितने भी कारक थे, इन कारकों को विभाजित किया, यानी बोल सकते हैं कारकों को वर्गीकृत किया। ओके, और वर्गीकृत करके उन्होंने दो टाइप से उनको बताया। पहला नाम दिया उन्होंने सक्रिय कारक, सक्रिय कारक, और दूसरा जो उनका पार्ट था वो था निष्क्रिय। देखिए इन कारकों से यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इनमें से सक्रिय कौन सा था और निष्क्रिय कौन सा था। ये सक्रियता और निष्क्रियता के जो कारकों की बात कर रहे हैं, ये इस आधार पे किया जो मेन काम कर रहा है, जो मुख्य रूप से इसमें कार्य कर रहा है। मेन फंक्शनल जो पार्ट है उसको सक्रिय बोला, और इसके साथ साथ इनका काम चल रहा है उनको उन्होंने निष्क्रिय बोला। तो अगर पूछा जाता है आपके कि इनमें से कौन सा कारक है इन पांचों में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जलवायु, और दूसरा जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो है जैव मंडल। ठीक है, ये दो कारक उन्होंने क्या नाम दिया? सक्रिय दिया, क्योंकि किसी भी प्रकार की जो मृदा बनेगी तो उस क्षेत्र की जो जलवायु है वो विशेष योगदान उसमें देती है। अगर बात कर रहे हैं आपके जलवायु की, तो इसमें भी दो कारकों को प्रभावी माना जाता है, एक तो तापमान, और दूसरा बात करते हैं तो वो वहां की वर्षा। ठीक है, ये दोनों के दोनों कारक जलवायु में अगर बात करें मुख्य कारकों के रूप में, वैसे तो अपन बात कर रहे हैं कि जलवायु और जैव मंडल ही क्या है, सक्रिय है, मुख्य इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का मेन रोल रहता है। लेकिन दूसरी बात कर रहे हैं कि इसमें भी कोई ना कोई कारक तो होते होंगे, तो जलवायु और वहां की वर्षा, यानी किसी भी क्षेत्रफल में, किसी भी क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में जो जलवायु है, वहां का तापमान और वहां की वर्षा डिसाइड करेगी कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण होना है। मान लीजिएगा यहां पे आपको पता है कि अधिक वर्षा है, तो अधिक वर्षा जो होगी वहां पे मृदा बनेगी आपकी अम्लीय। क्या बनेगी? अम्लीय। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं अधिक तापमान, तो अधिक तापमान जो होगी वहां पे मृदाएं बनेगी क्षारीय, या बोल सकते हैं शुष्क। ठीक है, तो तापमान और जलवायु का जो योगदान है वो इस प्रकार से है कि जैसी जलवायु होगी वैसी ही मृदा का निर्माण वहां पे होने वाला है। दूसरा बात करते हैं जैव मंडल। देखिए जैव मंडल की बात कर रहे हैं तो इसमें आते हैं आपके सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों की बात कर ही चुके हैं कि सूक्ष्म जीव आपके कौन कौन से होते हैं मृदा में? जीवाणु होते हैं, ठीक है, कवक होते हैं, और एक्टिनोमाइसीटीज। ओके, ये कारक कितने ज्यादा प्रभावी है? जीवाणु है, कवक है, एक्टिनोमाइसीटीज है, जितने ज्यादा प्रभावी है तो ये इनका कार्य है कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन। मान लीजिए किसी मृदा में सूक्ष्म जीव ज्यादा है तो विच्छेदन का कार्य क्या होगा? विच्छेदन क्या होगा? ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा विच्छेदन होगा उतने ही पोषक तत्व मृदा में क्या होंगे? उपस्थित होंगे, और पोषक तत्वों की उपस्थिति सीधा ही प्रभाव डालती है पौधों पर। पौधों पर पोषक तत्वों की उपलब्धता पे क्या प्रभाव पड़ता है? आप सिंपली समझते हैं कि ज्यादा खाने को मिलेगा तो ज्यादा कार्य किया जाएगा। तो पौधों के लिए यहाँ पे खाना क्या है? पोषक तत्व, और ये कौन उपलब्ध करवा रहा है? यहाँ पे जैव मंडल में, और यहाँ पे क्या है? आपके सूक्ष्म जीव, और इसके साथ ही बात कर रहे हैं जो पेड़ पौधों की जड़ें।
क्योंकि ये भी कई प्रकार से प्रभाव डालती है जो मृदा के संगठन, उसके विच्छेदन और कई सारे कार्य जो किए जाते हैं वो पौधों की जड़ों द्वारा भी सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे कार्य किससे हो रहे हैं? आपके जैवमंडल से और जलवायु से। इसीलिए इन कारकों का नाम दिया गया आपके सक्रिय कारक। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं निष्क्रिय कारक। देखिए, दूसरा जो भाग है वो क्या क्या है आपका? निष्क्रिय। निष्क्रिय कारक यानी कि पैसिव फैक्टर। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ। दूसरा बात कर रहे हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति। तीसरा है आपका समय। समय को बोला जाता है मृदा की आयु, और यहां पे स्थलाकृति को ढलान भी बोला जा सकता है। अब देखिए यहां इसको समझिएगा, यहां पे बात हो रही है कि निष्क्रिय कारकों की बात अगर करते हैं तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ की अगर बात करें तो ये आपके क्या होते हैं? खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज होते हैं, और खनिजों के जो गुण हैं वही मृदा में आएंगे, और जिस प्रकार की मृदा बनेगी वो उस खनिज के गुणों को ही दर्शाएगी। ठीक है, और ये खनिज आपके किससे आते हैं? जो चट्टान है उसमें उपस्थित होते हैं। चट्टानों का अपक्षय होगा तो कई प्रकार के खनिज रिलीज होते हैं, और वही आपके क्या काम करते हैं? पौधों को पोषक तत्व देने का काम करते हैं। तो पैतृक पदार्थ जिस प्रकार का होगा, पैतृक पदार्थ के गुण ही किस में आएंगे? मृदा में। पदार्थ के गुण मृदा में। जिस प्रकार की प्रकृति उस पैतृक पदार्थ की थी, उसी प्रकार की प्रकृति आपकी किसकी रहने वाली है? मृदा की रहने वाली है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति की अगर बात करें तो जो ढलान वाली मृदाएं हैं, आपने इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से टोपोग्राफी होती है। तो यहाँ पे जो मृदाएं हैं, देखिएगा यहाँ पे जो मृदाएं हैं ये मान लीजिए, और यहाँ पे जो मृदाएं हैं इनमें आपका क्या विशेषता होगी कि ढलान में, ढलान होने की वजह से जो भी आपके पोषक तत्व है वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे? नीचे की ओर चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ऊपर का जो ढलान होता है उससे सारे के सारे पोषक तत्व घुल के कहां चले जाते हैं? नीचे। तो ये आपकी क्या होगी? कम उपजाऊ। क्या होगी? कम उपजाऊ होती है, और ये क्या होगी? अधिक। तो यही डिफरेंस होता है जनरली जो बात कर रहे हैं कि आप मृदा को कैसे बता सकते हैं कि ढलान में और आपके बिना ढलान में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंपली अगर बात करें तो ये आपका यहां से, देखिए यहां से ये सारी की सारी चीजें कहां जा रही है? आपकी इस प्रकार से जा रही है। तो ये आपका डिफरेंस होता है। तो ये आपका कारक किस प्रकार से कार्य करता है कि स्थलाकृति की अगर बात करें, स्थलाकृति की बात करते हैं तो ये कम उपजाऊपन और अधिक उपजाऊपन, यहाँ पे आपको कलर विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, कम उपजाऊ, कम उपजाऊ, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अधिक उपजाऊपन जो है वो किस पे आधारित है? ढलान पे। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं समय। समय का मतलब है यहाँ पे मृदा की आयु। तो जैसे जैसे मृदा ज्यादा एज की होती है वैसे वैसे क्या होता है? गुण इसके बदल जाते हैं। जो आपकी नई बनी हुई मृदाएं हैं, नई मृदाएं जो होगी उसमें आपके बालू के कण ज्यादा होंगे, बालू अधिक। क्या होंगे? बालू अधिक होंगे। और आपकी पुरानी मृदाएं जो होगी, पुरानी मृदा, तो इसमें क्या होंगे? आपके क्ले के। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। इसलिए समझनी है कि जैसे जैसे आपके मृदा की एज बढ़ती जाती है तो मृदा की एज बढ़ने के साथ साथ उसमें क्या गुणों में परिवर्तन आता है। हालांकि इस समय को आपके निष्क्रिय कारकों से निकलकर आपके जो प्राकृतिक कारक है उसमें भी ऐड कर दिया गया है। अभी नया जो आया है प्राकृतिक कारक बोला जाता है इसको। तो आप याद रखिएगा कि अब आने वाले जो भी आपके क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर सिंपली पूछा जाता है आपके पास में तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, देखिएगा फर्स्ट लिखेंगे आप सक्रिय, ओके, दूसरा आप लिखेंगे निष्क्रिय, ओके, और थर्ड आप लिखेंगे प्राकृतिक। ये आप कारक लिखेंगे और इनके नाम आपको सिंपली रखना है, सक्रिय, निष्क्रिय और इसमें आपका जलवायु एवं जैव मंडल, ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सक्रिय कारक। इसी टाइप से बात करते हैं तो स्थलाकृति, स्थलाकृति एवं पैतृक पदार्थ, ओके, और प्राकृतिक काम में अपन बात कर रहे हैं कारक में समय बोल सकते हैं या फिर बोला जा सकता है मृदा की आयु, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये चीजें आपको क्या समझा रही है कि मृदा का जो निर्माण हो रहा है, सबसे पहले जेनी ने बताया, सबसे पहले तो क्या बताया आपके जेनी ने बताया, उसके बाद में जोफे ने इसको और डिवाइड किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और आपके सामने निकल के आया सक्रिय और निष्क्रिय कारक। अब देखिए ये आपका जो मृदा का निर्माण है, निर्माण जो हो रहा है उस निर्माण में क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा, इसमें एनर्जी का यूज होता है, किसका यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। और ये आपके जैसे मान लीजिए यहाँ पे जलवायु है, नाम सुना होगा आपने, जलवायु है, जलवायु की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें तापमान और इसके साथ ही वर्षा, तो इससे आपको जो मृदा का निर्माण है उसमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इसीलिए इसको सक्रिय बोला जाता है। यहाँ पे स्थलाकृति और पैतृक पदार्थ इस प्रकार के कोई आपके वो नहीं करते हैं, ठीक है। एक चीज आपने जो पॉइंट पढ़ा है वो है कि गतिशील पिंड, क्या पढ़ा, गतिशील पिंड। तो गतिशील पिंड इसीलिए बोला गया है कि इसका आपका जो निर्माण है वो क्या रहता है, निरंतर चलता रहता है। ये सारे के सारे कार्य क्या करते हैं, निरंतर, निरंतर कार्य करते हैं ये सारे के सारे कारक, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एक गतिक पिंड भी बोला गया है। मृदा क्या है, गतिक पिंड, यानी कि डायनेमिक बॉडी बोला गया है। और इसका निर्माण किससे हो रहा है, आपके कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि मृदा का जो निर्माण हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है, फाइनली आपने देख लिया कि मृदा का जो निर्माण है, मृदा निर्माण, मृदा का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपके मृदा निर्माणकारी कारकों से। देखिए यहां पे अच्छे से समझते हैं इसको, यहां पे आपके पास में क्या था, रिगोलित, ओके, इस रिगोलित पे कार्य किया आपके मृदा निर्माणकारी कारकों ने, निर्माणकारी कारक, इन्होंने कार्य किया इस पे, और इससे आपकी क्या बना है, आपकी मृदा बनी है। तो मृदा के अगर गुणों की बात करें, मृदा के गुणों की बात करें तो मृदा में क्या होते हैं, मृदा के कण होते हैं, मृदा क्या होती है, कण होते हैं। और मृदा के जो कण है उनको अगर भौतिक रूप से अपन देखें और इनके भौतिक गुणों की अगर बात करें तो भौतिक गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसके कण। और कणों का आकार इसमें तीन प्रकार से होता है। सबसे बड़े कण क्या कहलाते हैं, बालू, इससे छोटे कण कहलाते हैं सिल्ट, ओके, और सबसे छोटे कण कहलाते हैं क्ले। ये आप याद रखिएगा कि मृदा के तीन प्रकार के कण होते हैं, ओके। मृदा के तीन प्रकार के जो कण है, बालू, सिल्ट और क्ले। इसमें देखिए बालू क्या है, सबसे बड़े, याद रखेंगे सबसे बड़े, ठीक है। इसी टाइप से बात करें सिल्ट, तो ये क्या है, मध्यम आकार के,
इनका आकार क्या है, मध्यम। और सबसे छोटे कण क्या कहलाते हैं आपके, क्ले कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका जो वर्गीकरण किया गया है उस वर्गीकरण में से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ISSS बोलते हैं, उसके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। और मृदा में 3 प्रकार के जो कण है वो पाए जाते हैं। देखिए, मृदा कणों का वर्गीकरण, मृदा कणों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो यहां पे आपके पास में सिंपली ऑप्शन है, वो वर्गीकरण है आपका इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, यानी इसको बोला जाता है ISSS। इसके अनुसार इसको क्लासिफाई किया गया है। और इसमें कणों का आकार जो है, देखिए, मोटी बालू, इसी प्रकार से बात करते हैं महीन बालू, इसी टाइप से बात करते हैं सिल्ट, और लास्ट है आपका क्ले। ये कणों का इसमें डिवाइडेशन किया गया है। और देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है मृदा कणों का, इसको लिख लेंगे नोट का के, मृदा कणों का आकार सदैव 2 mm से कम होता है। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, क्योंकि ये आपके सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है कि आपके मृदा कणों का जो आकार है वो हमेशा कितने कणों से, कितने mm से कम होता है। तो यहाँ पे इस चीज को आप अच्छे से रट लीजिएगा कि 2 mm से क्या होंगे, कम। 2 mm से बड़े कण क्या कहलाएंगे, कंकर पत्थर। ठीक है, तो यहां हाईएस्ट आपने रेंज क्या दे दी है कि इससे बड़े नहीं हो सकते हैं। देखिए, ये आपका मैक्सिमम कितना हो गया, 2.0, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो बालू के कणों का आकार है वो 0.2 से लेके, जो मोटी बालू की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2.0, और कम से कम कितना हो जाएगा 0.2। ये आकार जो है वो किसमें है, mm में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर किसी भी पार्टिकल का जो डायमीटर है, डायमीटर की बात कर रहे हैं, और डायमीटर का आकार मैक्सिमम कितना है 2, और 2 से लेके कितना है 0.2 mm, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मोटी बालू में। इससे बड़े हैं उसको आप क्या बोलेंगे, कंकर पत्थर बोल रहे हैं। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं, जो महीन बालू की बात कर रहे हैं, 0.02 से लेके कितना हो जाएंगे 0.2 mm, कितने हो जाएंगे 0.2 से लेके कितने हो जाएंगे 0.2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको याद रहे। देखिएगा, यहां पे बात कर रहे हैं 0.2 से लेके कितना हो जाएगा 0.02, ताकि आपका सीक्वेंस बना रहे। इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से बात कर रहे हैं, तो यहां पे देखिएगा, इसको आप यहां लिख लेंगे 0.02 से लेके 0.002 mm। ठीक है, और क्ले की बात कर रहे हैं तो 0.002 mm से कम। याद रखिएगा, यहां पे जो समझने वाली चीज ये है कि इसका जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो ये हो सकता है, और कम से कम क्या हो सकता है, ये कणों का आकार होता है। इससे कम जो होते हैं, इससे कम के अगर बात करते हैं तो वो हो जाते हैं आपके कोलाइट। इससे कम आकार के जो कण हैं उनको बोला जाता है कोलाइड। और यहां पे आपको सिंपली याद रखना है कि यही आपके किसके अनुसार है, आपके ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग ये कणों का आकार होता है। और बेटा यही एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक शब्द है आपका
वो है, कणों का आपने अच्छे से देख लिया है, कणों को आपने अच्छे से देख लिया है। अब बात करते हैं मृदा कणाकार। देखिए, इसको बोला जाता है सोइल टेक्सचर। इसको क्या बोला जाता है? सोइल टेक्सचर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये मृदा का पैतृक गुण होता है। पैतृक गुण होता है, पहली चीज तो ये लिखेंगे, पैतृक गुण होता है। दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं तो दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परिवर्तन, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यानी अगर इसको बदलना चाहें तो इसमें बदलाव संभव नहीं है। ये पैतृक गुण होता है और ये आपका एज इट इज बना हुआ रहेगा। तीसरी चीज, आप बोलते किसको हैं? तो यहां देखिए, कण कण जो होते हैं, मृदा के कण कौन कौन से होते हैं? बालू, सिल्ट एवं क्ले। ये तीन कण होते हैं। इनका क्या होता है? ये आपेक्षित अनुपात, आपेक्षित अनुपात। यानी मृदा कणाकार जो बोलते हैं, ये बोला जा सकता है पैतृक गुण हो सकता है, या बोल सकते हैं इसको स्थायी गुण बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? स्थायी गुण इसको बोला जा सकता है। और यहाँ पे इसका परिवर्तन संभव नहीं है। यानी कि जो भी कार्य करेंगे, जैसे मान लीजिए जुताई, बुआई, तो इन सभी कृषि कार्यों से ये परिवर्तन नहीं होता है। जबकि आगे कुछ गुण ऐसे पढ़ेंगे जिनमें इनसे बदलाव हुआ है, ऐसा देखा गया है। तो सिंपली आपको देखना है कि इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथ ही बोलते किसको है कि जो बालू, सिल्ट और क्ले के जो कण है, इनका अपेक्षित अनुपात क्या कहलाता है आपका? इनके अपेक्षित अनुपात को ही बोला जाता है मृदा कणाकार या सोइल टेक्सचर बोला जाता है। ठीक है। आप बोलेंगे कि सर इसको देखेंगे कैसे, इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता आपको एक उपकरण प्रयोग में लेना पड़ेगा, इसकी जांच। जांच की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोमीटर लेते हैं, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की सहायता से आप देख सकते हैं, हाइड्रोमीटर की सहायता से आप जो भी कणाकार है, कणाकार, इसमें बालू, सिल्ट और क्ले, इनको अलग अलग आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप कर सकते हैं। या फिर दूसरी जो विधि है, सेकंड जो विधि है, वो है स्पार्स विधि। कौन सी है? स्पार्स विधि। लेकिन इस विधि के लिए आपको काफी ज्यादा नॉलेज होने की आवश्यकता है। हाइड्रोमीटर से आप सिंपली देख सकते हैं कि जो कणाकार है, यानी इनका जो अपेक्षित अनुपात है, इस अनुपात में कौन सा कण कितना प्रकार है। देखिए, इसके आधार पे अगर बात करें, कई सारे कणाकार होते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पौधों का, पौधों के लिए सर्वोत्तम, सर्वोत्तम कणाकार। तो सर्वोत्तम कणाकार की बात करते हैं, एक ऐसा कणाकार, एक ऐसा कणाकार जिसमें अगर देखें तो बालू, सिल्ट और क्ले, इन तीनों का जो अनुपात की बात कर रहे हैं, तीनों के जो अनुपात की बात कर रहे हैं, ये लगभग क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। तो अगर ये बराबर इसमें है, इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो कंप्लीटली इस कणाकार को बोला जा रहा है आपके लोमी। क्या बोला जा रहा है? लोमी। और यही आपके फसल उत्पादन के लिए बात कर रहे हैं, या फिर अपन बोल रहे हैं कि पौधों की मैक्सिमम वृद्धि। तो ये इसको दो नामों से जाना जाता है। इसको आप सिंपली लोमी बोलते हैं, लोमी इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोल रहे हैं। साथ ही बात कर रहे हैं दोमट। देखिए, यहां बात कर रहे हैं बालू कणाकार। बालू कणाकार क्या होता है? सबसे बड़े होता है। यहाँ पे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं।
इसके बाद में कौन सा आता है, सिल्ट। सिल्ट थोड़े से इससे छोटे होते हैं और सबसे छोटे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्ले। तो ये तीनों टाइप के जो पार्टिकल्स है या बात कर रहे हैं कणों के आकार की, तो ये तीनों साइज के यहाँ आपके पास में कण होंगे। इन कणों की बात कर रहे हैं और ये आपके एक डाफिनेट किसमें होंगे, अनुपात में होंगे। अलग अलग अनुपात के आधार पे अलग अलग कणाकार होंगे, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर्वोत्तम कौन सा होगा, और उसके लिए आप या तो नाम ले सकते हैं लोमी, या फिर आप बोल सकते हैं इसके लिए दोमट। तो मान लीजिएगा यहाँ पे लगभग आपके ये प्रोपोर्शन तो नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचें कि बराबर का मतलब 100% में से ये 33 होगा, लेकिन इसको आप बोल सकते हैं कि बालू, सिल्ट और क्ले लगभग बराबर अनुपात में इसमें उपस्थित होंगे। अब देखिए बालू की जो विशेषता है, इसका मतलब होता है इसमें रंध्र जो है वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो वायु है वो धारित हो सकती है। इसकी बात करें सिल्ट की, तो इसमें बड़े भी होते हैं, बड़े एवं छोटे, तो इसमें वायु भी धारित हो सकती है और जल भी। और यहां पे बात कर रहे हैं क्ले, तो इसमें क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटे होते हैं। तो इसका मेन चीज है वो है यहाँ प्लास्टिसिटी, यानी किसी भी चीज में अगर बात कर रहे हैं, किसी को फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें वापस से वही गुण वापस से आ जाना, इसके लिए आपके क्ले के पार्टिकल से वो जिम्मेदार होते हैं। और अगर इनके इसमें रंध्रों की बात करें तो संख्या तो सबसे ज्यादा होंगी। क्या होगी, संख्या तो सबसे ज्यादा होंगी, लेकिन इसमें वृहद रंध्र, रंध्र दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, एक होते हैं आपके वृहद और दूसरे होते हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म रंध्रों की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म रंध्र इसमें ज्यादा होंगे, इसलिए नंबर्स अगर देखें, संख्या में देखें, जब आगे बात करेंगे गुणों में, तो संख्या तो इसमें ज्यादा होती है, जबकि आकार की बात करें तो बालू का आकार, बालू में जो रंध्र पाए जाते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपने देखा कि जो कण है मृदा के, तीन कण होंगे, तीन टाइप के कण होंगे। सबसे बड़े बालू बोल रहे हैं, उससे छोटे आप सिल्ट बोल रहे हैं, और सबसे छोटे आप किसको बोल रहे हैं, क्ले को बोल रहे हैं। ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में अगर किसी सॉइल में, किसी मृदा में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको बोला जाता है आपके सॉइल टेक्सचर, यानी कि कणाकार। इसकी स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये कभी भी बदलता नहीं है, अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि ये जेनेटिक होता है, बोल सकते हैं इनहेरिटेंट होता है। साथ ही बात कर रहे हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में रहेंगे, तो तीनों जो इसमें करैक्टर होने चाहिए पौधों के उत्पादन के लिए, तो वो सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर में मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है आपका वो पॉइंट है मृदा संरचना। देखिए संरचना किसको बोलते हैं, यहां पे आपने देखा कि ये तीन टाइप के क्या है, कण है, वो किसी भी एग्रीगेट यानी बोल सकते हैं मृदा समुच्चय, मृदा समुच्चय इसको बोलते हैं। देखिए यहां पे कोई भी एक संरचना बनी है और उस संरचना में तीनों प्रकार के आपके पार्टिकल्स हैं, तीनों प्रकार के कण मौजूद है, और ये विभिन्न प्रकार के अनुपात में है। तो ये अनुपात है, एक संरचना बना रहा है, उस संरचना को बोला जा रहा है आपके मृदा समुच्चय, यानी कि सोइल एग्रीगेट। अब देखिए ये एग्रीगेट इस टाइप से बनता है, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर वो किसी भी टाइप से हो सकता है। इस प्रकार से मान लीजिए इसमें कई सारे आपके कण मौजूद है और इसकी एक डेफिनेट क्या है, संरचना है, इसको बोला जा रहा है मृदा समुच्चय। ठीक है, ये जो फॉर्म हुआ, इसका निर्माण जो हुआ है वो अगर मान लीजिए प्राकृतिक रूप से हुआ है, वैसे तो आपको पता है कि मृदा का निर्माण प्राकृतिक रूप से हुआ है, लेकिन इसमें बात कर रहे हैं जो मृदा के समुच्चय की, समुच्चय का मतलब कि इसमें कई सारे कण इकट्ठे हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं और एक संरचना बना रहे हैं, उस संरचना को बोल रहे हैं मृदा समुच्चय। ओके, इस समुच्चय में प्राकृतिक रूप से अगर निर्माण हुआ है तो इस समुच्चय को बोला जाएगा पैड्स, इसको बोला जाएगा पैड्स। पैड्स क्यों बोला है, क्योंकि सोइल फॉर्मेशन जो प्रोसेस होती है, मृदा का जो निर्माण होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पैडोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, पैडोजेनेसिस। और इस पैडोजेनेसिस प्रोसेस से जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है पैड।
तो ये अगर नेचुरली बना है, प्राकृतिक रूप से बना है, तो उसको पैड बोल रहे हैं। और मान लीजिए कृत्रिम रूप से इसका निर्माण हुआ है, कृत्रिम रूप से, और कृत्रिम रूप से ऐसे नहीं होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, भू परिष्करण। क्या कर रहे हैं, भू परिष्करण कर रहे हैं, और इससे क्या बन रहा है आपका, एक स्ट्रक्चर बन रही है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आप क्लॉड। क्लॉड या बोल सकते हैं ढेला। क्या बोल सकते हैं इसको, ढेला बोल सकते हैं, या क्लॉड बन सकते हैं। तो इसमें यही चीज पूछी जाती है, लास्ट ईयर पूछा भी गया है कि सोइल का जो एग्रीगेट यानी समुच्चय बना है, वो अगर नेचुरली बना है तो उसको क्या नाम से जानेंगे, उसको पैड बोल रहे हैं। यहाँ पे इसको अलग से लिख लेंगे, इसको आप पैड बोल रहे हैं। और साथ ही अगर आर्टिफिशियली बना है, और आर्टिफिशियली कौन सी प्रोसेस से बनता है, जो आप जुताई वगैरह करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से, तो उससे उसको बोल रहे हैं भू परिष्करण। उससे आपके एग्रीगेट बनते हैं, उनको बोला जाता है क्लॉड या ठेला। ठीक है, अब देखिए इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इस मृदा के समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो इसका एक डेफिनेट शेप होगा और एक डेफिनेट साइज होगा। ओके, तो इस साइज और शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो मृदा की जो संरचना है वो चार टाइप से देखने को मिल सकती है। यहां पे समझिएगा इसको, चार टाइप से आप संरचना को देख सकते हैं। देखो, संरचना की बात कर रहे हैं, अगर ये आपका एग्रीगेट बना है, मृदा का समुच्चय बना है, इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसका शेप है प्लेट के टाइप है, तो उसको बोलते हैं प्लेटी। क्या बोलेंगे इसको, प्लेटी। इसी प्रकार से बात करते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर है वो है ब्लॉकी। इसी प्रकार से है प्रिज्मीय, और सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपकी गोलाकार। देखिएगा यहां पे इसको समझिएगा कि अगर स्ट्रक्चर जो बनी है, स्ट्रक्चर है वो प्लेट के टाइप के हैं, तो उसको बोला जाता है आपकी प्लेटी। आपने देखा होगा मुल्तानी मिट्टी जो होती है, मुल्तानी मिट्टी देखी होगी, उसमें आपके एग्रीगेट जो होते हैं वो प्लेट के समान होते हैं। तो उस प्लेट की स्ट्रक्चर जो बना रही है वो बना रही है आपकी प्लेटी। इसी टाइप से बात कर रहे हैं ब्लॉकी, तो ब्लॉकी में आपके इस प्रकार से क्या बनते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप से देखेंगे आप, ब्लॉक्स होते हैं जिनके दोनों आपके सिरे बराबर होते हैं। दोनों सिरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी टाइप से बात कर रहे हैं प्रिज्मीय, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोल रहे हैं प्रिज्म। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें आपके एग्रीगेट होते हैं, इस टाइप के होते हैं। गोलाकार का मतलब समझते हैं, राउंड शेप होते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से, और इसमें अगर बात करें तो इस टाइप की प्लेटें होंगी। ये सिर्फ समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है वो गोलाकार होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, गोलाकार। इसी को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे आपका जो फोर्थ नंबर की स्ट्रक्चर थी वो थी गोलाकार। अब देखिए यहां एग्रीगेट की बात हो रही है, सोइल का जो एग्रीगेट यानी मृदा का समुच्चय बना है वो आकार में कैसा है, गोल है, आकार में गोल है। इसमें अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट या सर्वोत्तम बोल सकते हैं इसको, फसल के उत्पादन के लिए। सर्वोत्तम किसके लिए है, फसल उत्पादन के लिए, फसल उत्पादन। क्लियर। अब देखिए इसमें फसल उत्पादन से जो संबंध है कि ये ही सबसे बेस्ट क्यों है, तो एक शब्द आपने सुना होगा, रंध्र अवकाश। रंध्रा अवकाश जो होता है, इसमें आपके रंध्रा अवकाश ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। रंध्रा अवकाशों के आधार पे इसमें दो टाइप के आप बनाते हैं, एक है आपका गोलाकार, ठीक है, और एक जो है उसको बोलते हैं आप क्रोम्बे। देखिए यहां पे दो टाइप से आप समझने की कोशिश करेंगे, दोनों को आप देख के समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। गोलाकार संरचना है, यानी कि जो एग्रीगेट है उनका शेप अगर देखेंगे तो वो कैसा है, गोल है। यहां पे आप देख रहे हैं, ये आपको गोल दिख रहा है, ठीक है, इस टाइप से आपको दिख रहा है। आप बोलेंगे कि तो गोलाकार स्ट्रक्चर है, गोलाकार संरचना है, बिल्कुल गोलाकार ही है। तो फिर ग्रोम्बी क्या होती है, ये भी गोलाकार ही होती है, इसमें आकार तो गोलाकार ही होगा। अब देखिए दोनों में कुछ चीज आपने अगर नोटिस की है तो आप बता सकते हैं कि
आपकी शेप तो इसकी गोल ही है, लेकिन इसमें कुछ आपको अलग से दिख रहा है। ये मैंने बात की कि यहाँ पे रंध्र अवकाश के आधार पे इसमें क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों की शेप तो क्या है, सेम है, यहाँ पे भी गोल है और यहाँ पे भी, लेकिन एक चीज आपने देखे हैं कि यहाँ पे आपके रंध्र क्या है, कम है। तो रंध्र कम होंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो जल है और क्या होगा, वायु, इनमें डिफरेंस आएगा। आपको मैंने बताया कि छोटे साइज के जो रंध्र होते हैं, छोटे साइज के जो रंध्र होते हैं, वो तो आपके छोटे वाले जो रंध्र है उसमें तो जल भरा होता है, तो जल तो आ जाएगा, लेकिन इसमें वायु निकास की क्या होगी, कमी, क्योंकि वायु होने के लिए आपके बड़े साइज के रंध्रों का होना जरूरी है। तो इसमें आपकी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, जलाक्रांत। क्या आ जाएगी, जलाक्रांत, यानी कि इसमें क्या है, आपके वायु की कमी हो जाएगी। दूसरा अपन बात कर रहे हैं, यहां पे क्या है, रंध्र क्या है, अधिक है। यहां पे रंध्र क्या है बेटा, अधिक है, और अधिक रंध्र होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे आपका जल भी होगा और वायु भी होगा। और यही सब फसल को चाहिए होता है कि अगर किसी मृदा में, किसी भी मृदा में फसल का जो उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो जल और वायु क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही चीज आपको मैंने बताई है कि जो वृहद और सूक्ष्म, वृहद और सूक्ष्म रंध्र है वो बराबर मात्रा में होंगे, बराबर होने के कारण ही आपके फसल का जो उत्पादन है वो क्या होगा, सर्वोत्तम होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी अपन बात कर रहे हैं मृदा संरचना। तो मृदा संरचना जो है, इस संरचना को अगर आप बदलना चाहें, इस संरचना को आप बदलना चाहें और आप कौन सी बनाना चाहेंगे ये भी आपको पता है। आप चाहेंगे कि वो कौन सी बने, कुरुम्बी। और कुरुम्बी आप किससे बना सकते हैं, इसमें अगर बात करें तो आकार की बात कर रहे हैं बेटा, तो आकार इसमें लगभग जो है 1 to 5 mm एग्रीगेट्स, यानी मृदा समूचे का आकार 1 से 5 mm होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में क्या होने चाहिए, रंध्र होने चाहिए। और रंध्र होने के लिए आपका क्या जरूरी है, भू परिष्करण, यानी कि भू परिष्करण से संरचना, याद रखेंगे, संरचना में बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और फसल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम भी यही होती है, फसल उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए क्या होती है, सर्वोत्तम। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में कई सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं कि फसल उत्पादन के लिए अगर आपसे पूछा जाता है, फसल उत्पादन के लिए आपको कणाकार पूछा जाता है, तो कणाकार कौन सा सबसे बेस्ट होगा और संरचना कौन सी बेस्ट होगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। आई होप आपने अच्छे से इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें इसी प्रकार से जो आगे के पार्ट है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।